हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पार्टनरशिप एडमिशन का सेकंड पार्ट हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। बेसिकली दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो और हमारा ये कंटिन्यूएशन है फर्स्ट पार्ट का। आज हम लोग जल्दी से देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब यहाँ पर रिजर्व क्या होता है, हमारा जो बैलेंस शीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में कैपिटल प्लस लाइबिलिटी और इधर एसेट, इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है। और यहाँ पे कैपिटल के बाद रिजर्व्स ये होता है, चाहे रिजर्व होता है चाहे आपका मेनी टाइम्स आप देखते होगे पीएल भी रहता है, जिसे कि हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ये क्या है कि जो बिजनेस जो पार्टनर ऑलरेडी अभी तक काम किए हुए हैं, उनका मेहनत का पैसा है, वो लोग अपना जमा करके रखते हैं। तो कल को अब कोई नया पार्टनर आ जाता है, न्यू पीएसआर हो जाता है, और फिर जब वो जाएगा या फिर कोई आएगा, तो उस टाइम पे फिर से अगर इसका डिवाइड करेंगे तो विल इट बी जस्टिस फॉर द ओल्डर पार्टनर्स की मेहनत उनका था, लेकिन हिस्सा अब नए को भी मिलेगा। तो दैट्स नॉट फेयर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक्यूमुलेटेड पैसा है, जमा किया हुआ पैसा है, उसे हम लोग ओल्ड पार्टनर को वापस बांट देते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। बेसिकली यही होता है, until and unless it's specified in the question कि they continued, the old partner decided to continue the reserve in the new balance sheet. तो in that case क्या होता है कि हमें internally adjustment करना पड़ता है in the sacrificing ratio, just like the way we did in the goodwill वाला situation, premium for goodwill में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। A is to B एक पार्टनर है जिनका रेशियो है 1:1, इक्वल पार्टनर, एंड दे हैव ए जनरल रिजर्व ऑफ 50,000 रुपीज। और फाइनली दे डिसाइडेड टू एडमिट ए न्यू पार्टनर। तो आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अब क्या हो गया कि इनका पीएसआर, दैट इज न्यू पीएसआर हो गया 2:2:1। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस 50,000 को हम लोग 2:2:1 में बांटते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज अनजस्टिस फॉर ए एंड बी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस 50,000 को दिस विल बी डिवाइडेड इक्वली among A and B only in their old ratio, that is equally। तो अब अगर इसकी जर्नल एंट्री का बात करते हैं तो इट्स एज सिंपल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जर्नल में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे रिजर्व को अपना ब्रेक कर रहे हैं, सो जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल काउंट, एंड द अमाउंट विल बी 50,000 इधर हो गया और 25,000 इधर और 25,000 इधर। तो ये हो जाएगा हमारा एंट्री। तो इसी तरह से नॉट ओनली विद द जनरल रिजर्व, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला पार्ट है, जो भी एक्यूमुलेटेड पार्ट है, चाहे वो पीएल हो चाहे रिजर्व हो, एनीथिंग, तो दैट विल बी डिवाइडेड इन द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। नाउ दिस सेम कंसेप्ट विल आल्सो बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। मतलब जैसे हम लोग प्रॉफिट जमा करके रखे हैं, उसी तरह लॉस के साथ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग स्टार मार्क करके लिख लेते हैं, इन केस इफ देयर इज सम accumulated losses। तो accumulated losses जनरली क्या हुआ, ये हो गया हमारा पीएल का डीआर बैलेंस। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर। क्योंकि ये लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल को घटाएगा टू पीएल अकाउंट, दैट इज ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस का बात हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम इसी नेचर का और भी कुछ लॉसेस या एक्सपेंसेस होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आइदर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, या फिर आपका एनी टाइप ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो ये सब जो भी होगा ना, ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल को घटाएगा। सो एवरीथिंग कैन बी रिटन हियर ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
At the same time to suspense, let's check advertisement suspense account. तो ये एंट्री हो जाएगा हमारे लॉसेस के केस में. Now apart from these distribution of reserves as well as losses, कुछ स्पेशल रिजर्व्स भी होते हैं जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. So let's see that as well, like other special reserves. तो अभी अदर स्पेशल रिजर्व की कैटेगरी में क्या क्या आ जाएगा? लाइक द मोस्ट कॉमन वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, जो भी आप बोल लो इसको. और फिर वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. तो ये क्या है कि हम लोग एक कंटिंजेंसी के लिए, एक कंटिंजेंट ओकेजन के लिए रखते हैं कि अगर कल को कुछ हो जाता है, लाइक कुछ वर्क्समैन के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो मे बी उनको सेटल करने में ये पैसा हमारा हेल्प करेगा. एट द सेम टाइम हमारी ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है कि अगर लाइक इट्स अ सेफ्टी वेल फॉर अस, लाइक अगर कल को हमारा इन्वेस्टमेंट हमारी बुक वैल्यू के भी बिलो हो जाए, लाइक उसका मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से नीचे हो जाए, तो वैसे में क्या होगा, ऑब्वियसली हमें लॉस होगा. तो उस लॉस को फिर हम कहां से कॉम्पनसेट करेंगे? फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ठीक है, तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो या वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो, इस दोनों में क्या है कि जो अमाउंट ऑफ लायबिलिटी अराइज होगा उसे हम कॉम्पनसेट कर देंगे. तो चलिए देख लेते हैं इसका भी क्या हो सकता है. So basically there are three possible cases here. Three possible cases, and on the basis of these three possibilities हम लोग इसका अलग अलग जर्नल एंट्री पास करते हैं. तो सबसे पहला केस क्या होगा? जब कोई क्लेम ना आए, when there is no claim. दूसरा केस क्या हो जाएगा? पार्शियल क्लेम, या फिर आप बोल सकते हो ओके और तीसरा केस हो जाएगा व्हेन क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व अमाउंट. ठीक है, तो अब इस डिफरेंट केसेस में हम लोग क्या करेंगे? तो व्हेन देयर इज नो क्लेम तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा जो रिजर्व है जैसे बढ़ता है वैसे बढ़ जाएगा. तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? लाइक वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू A's capital to B's capital. लाइक अगेन हम लोग यहाँ पे 50,000 मान लेते हैं. लाइक दिस इज ऑल्सो 50K, दिस इज ऑल्सो 50K. तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? एंड पार्टनर्स आर मींस PSR ऑफ बोथ द पार्टनर्स आर 1:1, मतलब इक्वल पार्टनर है. तो 50,000 इधर हो गया और 25 में ये बढ़ जाएगा. ठीक है, चलो. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पार्शियल क्लेम, तो इसमें क्या हो सकता है कि 50,000 का हमारे पास रिजर्व है, बट अमाउंट क्लेम्ड ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट was ₹20,000. तो कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण कि अब 20,000 का लायबिलिटी अराइज हो गया. तो वैसे में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? तो ऐसे में हमारा एंट्री हो जाएगा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 50,000 टू वर्क्समैन कॉम्पनसेशन क्लेम या प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कॉम्पनसेशन भी आप लिख सकते हो 20,000 टू, अब जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो फिर पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा. तो टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल. तो बाकी अब बचा है 30,000, तो दोनों डिवाइड हो जाएगा 15-15 में. ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर होगा आपको. एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट. तो तीसरा क्या बोल रहा है? व्हेन क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व.
तो ऑब्वियसली जब क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व, तो जो हमारा रिजर्व था उससे ज्यादा का क्लेम आ गया, तो अब ये तो हमें अपने पॉकेट से ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा। तो वैसे में क्या होगा, एंट्री अमाउंट क्लेम्ड मान लो आ गया 70K और रिजर्व था हमारा सिर्फ 50, तो वैसे में 20 का तो लॉस एनीवे हो रहा है। तो जनरल एंट्री विल बी इज कैपिटल अकाउंट BR, B's capital account BR, Worksman compensation reserve account BR to Worksman compensation claim, and obviously losses भी अब ये लोग इक्वली शेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 10,000 और रिजर्व था हमारा 50,000 का और टोटल क्लेम आ गया 70,000 का। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगा इन दिस केस। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। एंड द सेम थिंग यही हम लोग जो है हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी करेंगे, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी करेंगे। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्टेटेड 1 लाख रुपीज, और इसमें हमारा अगेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास 50,000 का। तो अगेन यहाँ पे भी 3 केस हो जाएगा, लाइक अगर book value, sorry, I mean if market value is greater than book value, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस क्या हो जाएगा कि इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, मतलब पार्शियल है बट ऑब्वियसली लेस जो हुआ है 50,000 के अंदर है, तो इसमें क्या होगा, सेम एज अबव, लाइक जितना भी घट रहा है उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ पे फिर क्या है कि मान लो बुक मार्केट वैल्यू जो है एकदम से ही घट के हो जाता है 10,000 रुपीज। ऑब्वियसली दिस केस लुक्स वेरी इम्पॉसिबल इन टुडेज सिनेरियो, बट मान लो ऐसा हो गया, तो अब मार्केट वैल्यू 10,000 हो गया और हमारे पास रिजर्व है सिर्फ 50,000 का, तो अब जो 40,000 का लॉस है ये पार्टनर को अपने पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा, जस्ट लाइक द वे वी हैव डन हियर फॉर द केस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वही सिमिलर ट्रीटमेंट इसमें भी हो जाएगा, नॉट सिमिलर क्या, सेम ट्रीटमेंट इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। सो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस हियर इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मतलब कि वी हैव टू प्रिपेयर, मतलब कि वी हैव टू प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, सो ऑब्वियसली इसका भी एक फॉर्मेट है, सो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक अकाउंट की तरह है, तो विल जस्ट मेक ए लेजर अकाउंट ओवर हियर, और ये हो गया इसका प्रॉपर फॉर्मेट, जैसे कि लेजर अकाउंट होता है इस तरह से। देन यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ऊपर में लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इधर हो गया आपका पर्टिकुलर्स, इधर हो गया अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, इधर हो गया अमाउंट। दिस इज आवर डेबिट साइड एंड दिस वन इज आवर क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लाइक जो भी हमारा एसेट या लायबिलिटी रिवैल्यू या रीअसेस हो, तो उस केस में एसेट अगर बढ़ता है तो इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटी अगर घटता है तो वो भी हम लोग इधर ही लिखेंगे, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी बोथ हैज द सेम इफेक्ट, एंड वाइस वर्सा डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी बोथ अगेन हैव द सेम इफेक्ट, तो वो फिर डेबिट साइड में आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, बाय इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट।
अब यहाँ पे मान लो 50,000 का एसेट बढ़ के 60,000 हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ 60,000 नहीं लिखना है, वी जस्ट हैव टू राइट द डिफरेंस ओवर हियर। तो ये 10,000 का जो डिफरेंस है ना, सिर्फ वो यहाँ पे आएगा। सो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, उसके बाद बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। एट द सेम टाइम अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो भी आएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। फिर इधर क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, टू डिक्रीज इन एसेट्स, और इधर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो अगेन अब क्या करना है, एक दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, और जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होगा उसको दोनों साइड लिख देंगे, लाइक द ग्रेटर अमाउंट विल बी रिटन ऑन द बोथ साइड। इसके बाद अब अगर मान लो आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इधर आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और ये अगेन डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स में, लाइक ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और इन केस अगर आपका डेबिट साइड का बैलेंस, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाता है, तो वैसे में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, दैट इज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ इट। तो आगे चल के हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग कैसे एसेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यू या रीअसेस करते हैं और कैसे हम सम्स बनाते हैं। सो फॉर नाउ अभी हमारा 2-3 कंसेप्ट और बच गया है, लाइक कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल and when the payment for premium of goodwill is made in consideration other than cash, and हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। तो जल्दी से पहले वो सब चीज देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक जल्दी से पूरा अच्छा से सम करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा कंसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। सो बेसिकली हिडन गुडविल क्या होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा टफ लगता है। However, let's try to do this in very 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 simple way। बहुत सिंपल वे में हम उसको समझते हैं। तो हिडन गुडविल मीन्स कुछ ऐसा गुडविल जो कि हमारे फर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बट हिडन फॉर्म में है। तो कैसे होगा वो, तो चलिए समझ लेते हैं। हिडन गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हिडन गुडविल। लाइक हिडन गुडविल is the excess of क्या, total capital of the firm calculated on basis of new partners capital over the adjusted capital of existing partner and capital of incoming partner। Incoming means new partner। तो बेसिकली क्या है कि हमारे फर्म का नया कैपिटल जो है, लाइक टोटल कैपिटल,
माइनस जो भी हमारा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर्स जो कैपिटल ला रहे हैं, उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज अ टाइप ऑफ हिडन गुडविल। लाइक वो डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली कुछ तो हमारे बिजनेस में वैल्यू है जिस कारण से वो एक्स्ट्रा पैसा या एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल हिडन गुडविल। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। So let's understand this concept in more detail with the help of an example. तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कि पार्टनर D is admitted for 1/5 share and he brings rupees 5 lakh as capital. तो ऑब्वियस बात है कि पार्टनर सी 1/5 शेयर के लिए 5 लाख रुपए ला रहा है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा? 5 लाख इंटू 5 मींस 35 लाख रुपीस। सो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैपिटल विल बी 25 लाख रुपीस। और मान लो कि अब यहाँ पे कैपिटल आई मीन टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, जिसको कि हम लोग ऑब्वियसली टोटल और एडजस्टेड कैपिटल भी बोल सकते हैं, ऑफ द ओल्ड पार्टनर वाज रुपीज 18 लाख, 18 लाख था, ठीक है। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर वाज 18 लाख, और इसमें अब नया पार्टनर का कितना हो गया? प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल 5 लाख, एंड ऑब्वियसली ये जो हम लोग ले रहे हैं एक्सक्लूडिंग गुडविल, इसमें गुडविल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अब इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 लाख प्लस 5 लाख इज 23 लाख रुपीस, और एज पर द कैलकुलेशन हमारा क्या हो रहा है? 25 लाख रुपया हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म निकल रहा है, बट फर्म के पास कैपिटल कितना है? सिर्फ 23 लाख रुपया है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, like you can see the excess of total capital of the firm, like total capital की जगह यहाँ पे हम लोग total value, like total value of the firm भी अगर बोल दे तो गलत नहीं होगा, माइनस ओवर का मतलब माइनस the adjusted capital of the existing partner plus capital of the incoming partner। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? like hidden goodwill हो जाएगा हमारा 25 लाख माइनस 23 लाख, तो इट विल कम टू 2 लाख रुपीस। सो आई होप ये अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख ही लेते हैं इससे रिलेटेड, लाइक ए फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ द हिडन गुडविल। सो लाइक A and B are partners, they admit C for 1/4 share, C bring 2 lakh as his share of goodwill, then total asset of the firm मान लो है 5 लाख, एंड टोटल लाइबिलिटी है 1 लाख। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट गुडविल, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि ए और बी पार्टनर है, दे एडमिट सी फॉर 1/4 ऑफ द शेयर, और सी जो है ला रहा है 2 लाख फॉर शेयर ऑफ सॉरी गुडविल नहीं, यहाँ पे कैपिटल होगा, ला रहा है 2 लाख शेयर ऑफ कैपिटल, एंड टोटल एसेट ऑफ द फर्म 5 लाख है और टोटल लायबिलिटी है 1 लाख। तो गुडविल कैलकुलेट करना है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सी का शेयर है 1/4, मतलब कि अगर हम लोग कैपिटल लाइक टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन बेसिस ऑफ सीज कैपिटल कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? लाइक 1/4, सी का 1/4 है 2 लाख के बराबर, तो टोटल कैपिटल हो जाएगा 2 लाख इंटू 4 दैट इज 8 लाख। तो 8 लाख रुपए टोटल फर्म का कैपिटल होना चाहिए। हाउएवर अभी क्या हो रहा है, क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटी ऑफ द फर्म दिया हुआ है, मतलब कि एसेट माइनस लायबिलिटी
इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्थ। नेटवर्थ ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है, 4 लाख रुपया। मीन्स इसको हम लोग डिटेल में लिख लेते हैं। लाइक एसेट दिया हुआ है 5 लाख और लाइबिलिटी माइनस हो गया 1 लाख, तो ये हो गया हमारा नेटवर्थ, दैट इज 4 लाख रुपीज। और इसमें अब नया पार्टनर जो है वो ला रहा है 2 लाख रुपया, तो टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 5 - 1 4 + 2 6 लाख। तो 6 लाख इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। However, यहाँ पे नया पार्टनर के बेसिस पे, नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे फर्म का वैल्यू हो रहा है 8 लाख। तो हमारे केस में हिडन गुडविल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 लाख - 6 लाख, सो द आंसर विल बी 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिल जाए। तो सपोज ए एंड बी were the partners and they admitted C for 1/4 शेयर, और C जो है 1/4 शेयर, like C for 1/4 शेयर brought 2 लाख कैपिटल। तो 1/4 शेयर के लिए 2 लाख रुपया C अपना कैपिटल ला रहा है। और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसेट ऑफ द फर्म मान लो है आपका 5,40,000 एंड लाइबिलिटी है 1 लाख रुपीज। तो ऑब्वियसली अब एसेट माइनस लाइबिलिटी हम लोग नेटवर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में रहेगा कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक आपको पता है कि सीज कैपिटल है 2 लाख फॉर 1/4 शेयर। मतलब अगर हम लोग सी के कैपिटल के बेसिस पे फर्म के कैपिटल को वैल्यू करें तो फर्म वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 2 × 4 दैट इज 8 लाख रुपीज। तो अब फर्म का वैल्यू है 8 लाख और इसमें अगर हम लोग माइनस कर देते हैं एसेट माइनस लाइबिलिटी दैट इज नेटवर्थ प्लस नया पार्टनर जो कैपिटल लाया, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, देखिए यहां पे ऑब्वियसली माइनस होगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, एसेट है हमारा 5,40,000 माइनस 1 लाख रुपीज और प्लस यहाँ पे 2 लाख, सो दिस विल कम टू 4,40,000 प्लस 2 मतलब 6,60,000, सॉरी 6,40,000। सो दिस इज द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। हाउएवर हमारे फर्म का वैल्यू कितना है, 8 लाख रुपीज। लाइक फर्म का वैल्यू है 8 लाख रुपीज और फर्म का कैपिटल आ रहा है 6,40,000। तो अब ये जो डिफरेंस है ये ऑब्वियसली हमारे लिए एक एडवांटेज है, एक हिडन गुडविल है जिसको हम लोग नहीं शो करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा हिडन गुडविल, इट विल बी वैल्यू ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल, that will be 8 lakh minus 6,40,000, तो आंसर will be 1,60,000 रुपीज। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है, सो आई बिलीव अब आप लोग को हिडन गुडविल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एंड समझ गए होंगे आप लोग। तो अभी जो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि लाइक दो चीज पे हम लोग यहाँ बात किए, एक तो हिडन गुडविल और यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल से आप लोग को पता है दैट क्या बात हो रहा है, तो बात हो रहा है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ पे। तो एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल हम लोग पार्टनरशिप में एडमिशन में मीन्स पार्टनरशिप के एडमिशन में किस तरह से करते हैं, लाइक वी हैव 2 मेथड्स, either the firm capital is adjusted on the value of new partners capital or the firm total capital is adjusted on the basis of old partners capital। और इससे होता क्या है कि अगर नए के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है तो ओल्ड को जो सरप्लस या डेफिसिट हो रहा है उनको लाना पड़ता है या विड्रॉ करना पड़ता है,
और अगर ओल्ड के बेसिस पे हो रहा है तो अकॉर्डिंगली न्यू को करना पड़ता है, एंड वाइस वर्सा होता है अगर ओल्ड के बेसिस पे हो रहा है तो चलिए हम लोग सबसे पहले अभी कैपिटल एडजस्टमेंट का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा ब्रीफली, उसके बाद फिर हम लोग एक फाइनल फुल फ्लैश सम करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट, तो कैपिटल एडजस्टमेंट हमारा दो टाइप से हो जाएगा। Obviously the first one will be, तो obviously first one will be like case वन हो गया आपका when old partners capital are adjusted on basis of new partner capital, और केस टू में क्या हो जाएगा when new partners capital is to be calculated on the basis of old partners कैपिटल, दैट इज हम लोग एडजस्टेड कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो अब इस दोनों केसेस में हम लोग कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द केस वन एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा कि मान लो ए बी सी पार्टनर हैं एंड दे एडमिटेड B and he brought 20,000 as capital for 1/6 शेयर, मतलब डी जो है 1/6 शेयर के लिए उसका एडमिशन हुआ है और वो 20,000 रुपीज लाया है एज ए कैपिटल। आफ्टर एडजस्टमेंट capital of A plus B plus C, this comes to 85K plus 65K plus 50K respectively, मतलब कि A का 85,000, B का 65,000 और C का 50,000। और यहाँ पे ओल्ड PSR मान लो है 3:2:1। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे देगा कि लाइक कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी वेर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बीस कैपिटल। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है। लाइक ऊपर में जैसे हम लोग अभी हिडन गुडविल में देखे थे सेम वही करना है। तो द फर्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना हो जाएगा, लाइक 1/6 शेयर के लिए ये ला रहा है 20,000, 1/6 है ना, हाँ, तो 1/6 शेयर के लिए ला रहा है 20,000 रुपीज। तो टोटल कैपिटल हो जाएगा या टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म हो जाएगा 6 into 20K, दैट इज 1,20,000 रुपीज। और अब क्वेश्चन में ओल्ड PSR दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग न्यू PSR निकाल लेते हैं। तो न्यू PSR क्या हो जाएगा, लाइक A is to A B C और D। तो
ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6, और सी भी डी भी जो अब आ रहा है वो भी आ रहा है फॉर 1/6 शेयर के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे कैसे ये लोग सेक्रीफाइस किए हैं कोई डिटेल नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये लोग अपने ही ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो क्या होगा, इनटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। और ये 5/6 कैसे आया कि a प्लस बी प्लस सी का पहले टोटल शेयर 1 था, जिसमें कि d को 1/6 मिल गया। तो अब करेंटली a b और c का शेयर कितना हो गया, 1 माइनस 1/6, तो 5/6। ठीक है, सो द आंसर विल बी 15/36 here, 10/36 यहाँ पे 5/36, और इसको भी चलो 36 के मींस डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6/36। तो अब हमारा न्यू पीएसआर कितना हो गया, 15:10:5:6, 15:10:5:6। तो दिस इज द न्यू पीएसआर ऑफ द फर्म। तो अब अगर हमारे फर्म का कैपिटल अब अगर हमारे फर्म का कैपिटल 1,20,000 है, तो इस 1,20,000 को हम लोग न्यू पीएसआर में डिवाइड कर देंगे, 15, 10, 5 और 6। तो 1,20,000 1,20,000 इंटू 15/36 इंटू 10/36 इंटू 5/36 इंटू 6/36, 1,20,000। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 36, मतलब 6 से कट जाएगा ये 6, ये 6 से 2 बार में 20,000, और यहाँ पे 6 से 10, 10,000, और ये 3, और 3 से 5, मतलब ये 50,000 हो गया। तो ए का कैपिटल 50,000 होना चाहिए। सिमिलरली बी का कैपिटल हो जाएगा आपका 3,333 पॉइंट, अच्छा ठीक है, तो 3,3 हो गया, इसको 3,3 रहने देते हैं, उधर 6,667 कर देंगे, और इधर फिर हो जाएगा आपका 16,667, एंड अगेन हियर इट विल बी 6 और 36, 6 से गया तो 20,000। तो ये हो गया आपका एडजस्टेड कैपिटल। तो इसको अब अगर हम लोग लिखें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देख सकते हो कि यहाँ पे ए बी, या हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं, ए बी सी और डी, इन चारों का कैपिटल जो दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, कितना दिया हुआ है, 85, 65, 50, 85, 65 और 50,000 ऑब्वियसली, और डी अभी लेके आया है 20,000। डी लेके आया है 20,000, और ये इनका जो कैपिटल है, एज पर द क्वेश्चन दिस इज द कैपिटल गिवन, ये है, और आफ्टर एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो होना कितना चाहिए, हमने जो निकाला है 50K, 33,333, मतलब यहाँ पे, अच्छा इसको पूरा ही लिख देते हैं हम, इजी रहेगा, 85,000, 65,000, 50,000, 20,000, यहाँ पे हो गया 50,000, 33,333, 16, सॉरी कितना था, हाँ 16,667, और यहाँ पे 20 का 20। तो ये है ऊपर वाला, और नीचे वाले लाइन में इतना होना चाहिए। तो अब जो डिफरेंस आ रहा है ना,
ये डिफरेंस को ही हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 35,000 का, यहाँ पे 31,667 का, यहाँ पे 33,333 का, और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो अब क्या करना है कि इसका 85,000 कैपिटल है लेकिन होना चाहिए बस 50,000, तो इतना हम लोग विड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी है ज्यादा, होना चाहिए कम, तो विड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे है 50 और होना चाहिए 16,667, तो यहाँ पे भी विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो उस टाइम पे हमें बैलेंस सीडी में ये वाला कैपिटल दिखाना पड़ेगा, और जो डिफरेंस आएगा लाइक ये वाला, इसको हम लोग को टू कैश करके विड्रॉ करना पड़ेगा। तो यही होगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो आई बिलीव ये फर्स्ट वाला आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू केस 2, व्हेन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो इधर तो जगह नहीं है, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारा केस 2। तो चलिए देख लेते हैं। let's take an example. So here A and B are the partner in a firm, and the adjusted capital of A and B are rupees 48,000 and 32,000 respectively। मतलब A का 48,000 है और B का 32,000 है। ये एडजस्टेड कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट होना है सब हो चुका है। ठीक है, नाउ C is admitted for 1/5 share, and he has to bring proportionate capital। तो प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होगा कि जिस रेशियो में ए और बी का शेयर है कंपेयर टू टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, उसी प्रोपोर्शन में जो है अब सी को भी अपना कैपिटल लाना पड़ेगा। तो इसको ही हम लोग सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सी का शेयर है, सी शेयर ये दिया हुआ है 1/5, तो उस बेसिस पे ए प्लस बी का शेयर कितना हो जाएगा, ये तो हम लोग पहले से कर रहे हैं, 4/5 हो जाएगा, 4/5 शेयर हो गया ए प्लस बी दोनों का मिला। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल दोनों मिला के कितना है 48,000 प्लस 32,000, मतलब कि 80,000। और ऑब्वियसली ए प्लस बी दोनों का शेयर कितने के बराबर है, 4/5 ऑफ द फर्म, मींस 4/5 शेयर इज इक्वल टू 80,000। तो टोटल शेयर ऑफ द फर्म मींस टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म ये हो जाएगा 80,000 इंटू 5/4, तो ये कट गया 80,000 इंटू 5, सो दिस कम्स टू रुपीज 1 लाख। तो अब पूरे फंड का वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपया। तो उस अकॉर्डिंग ए प्लस बी का कैपिटल है 80,000, तो इट्स वेरी इजी टू से कि सी को और कितना कैपिटल लाना पड़ेगा। सो सी विल हैव टू ब्रिंग रुपीज 20,000। तो ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग, लाइक ऑब्वियसली सी का शेयर है 1/5 और टोटल शेयर 1 लाख का 1/5 ही 20,000 होता है, या नहीं तो फिर सी का, या नहीं तो फिर टोटल वैल्यू या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 1 लाख रुपीज
जिसमें कि एग्जिस्टिंग पार्टनर का है 80,000, तो उसको भी लेस करेंगे तो हमारा वही सेम आंसर आएगा 20,000। सो जिस भी तरीके से एक मिनट, हाँ 20,000, तो जिस भी तरीके से आप फॉलो करो विल बी गेटिंग द सेम आंसर, दैट इज 20,000 रुपीज। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे उसी प्रोपोर्शन में हम लोग नए पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं, और पहला वाला था हमारा कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल के बेसिस पे हम लोग पूरे फर्म का फ्रेश कैपिटल एडजस्ट करते हैं। तो यही दो मेथड जो है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट में। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ पार्टनर में और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एग्जाम में आ सकता है या जो भी एग्जाम में आएगा और आपसे ना बन पाए। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को फाइनली कंक्लूड करते हैं। So if you think you have completely studied this chapter or you have completed this chapter, so these are some points जो कि आपको आना चाहिए। Just check it out। सबसे पहला है change in ESR, that is calculation of gaining or sacrificing ratio and obviously calculation of profit sharing ratio. Then we have number 2, that is goodwill treatment, that is for the treatment of premium for goodwill. Then we have revaluation account. You must know how to prepare revaluation account. Fourth is treatment of reserves, surplus, or any type of PL item like whether it's profit or loss. Thereafter, adjustment of partners' capital, and finally preparation of balance sheet of the reconstituted. However, apart from this, there are some additional special cases we can say. Like I'll not write it 7 over here. Like let it be some special situations जिसमें कि आ जाता है हमारा hidden goodwill. The concept of hidden goodwill will say, or when partner does not bring cash for goodwill payment, or it can also be said that when partner brought capital and goodwill in kind, etc. So these are some other type of adjustment that may or may not come, that may or may not be asked in your examination. So keeping this as exceptions, ये वाला तो हमारा exception हो गया। आपको ये पहला 6 पॉइंट ये आपका बेस है एंड यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस। तो चलिए फाइनली अब हम लोग एक फुल फ्लैश सम कर लेते हैं, इसमें कि ये सारा टॉपिक, सारा कंसेप्ट जो मैंने अभी ऊपर लिखा 1 से लेकर 6 तक सब कुछ कवर होगा। ठीक है, so let's do that. Now you can see here there are certain items given here like employee provident fund. अब ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है? ये आपके एम्प्लॉयज के लिए, लाइक आपका जो फर्म है उसमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए। डजंट मैटर पार्टनर रहे आए जाए, एम्प्लॉयज तो रहेंगे, आज में कल कोई ना कोई तो रहेगा, तो ये उनका पैसा है। तो कल को अगर पार्टनर्स में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, लाइक पार्टनर्स एडमिशन, रिटायरमेंट कुछ भी होता है, तो ये वाला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट विल स्टे इन द बैलेंस शीट एज इट इज। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ये तो हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी यूटिलाइज होगा या बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है दोनों का। इधर है फिर स्टॉक है, ठीक है, डेटर्स है, डेटर्स में जो भी प्रोविजन है वो लेस किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट है, कैश है और पीएल में आप देख सकते हो इधर एसेट साइड लिखा हुआ है, तो जनरली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पीएल का डेबिट बैलेंस, मतलब इट्स ए टाइप ऑफ ये आपका एक लॉस हो गया। ठीक है, फिर अब एडजस्टमेंट में क्या क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। भोपाल ब्रिंग 16,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो तो वर्ड प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज रिटन। देन फिर क्या है, बैड डेट्स अमाउंट टू 3,000
मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 4500 दिया हुआ है, जो कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट 7000 का है, घट ही रहा है, ठीक है। फिर लायबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अमाउंट टू 2000, सो एक्चुअल रिजर्व है 4100 का, सॉरी ये नहीं, एक्चुअल कॉम्पनसेशन रिजर्व है 6000 का, जिसमें से कि 2000 का क्लेम आ जाता है, ठीक है। तो कह रहा है प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो चलिए इसको बना के देख लेते हैं हम कैसे बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो चलिए गुडविल का हो गया। बैड डेट्स अमाउंट टू 3000, ओके, बैड डेट्स अमाउंट टू 3000 यहाँ पे लिखा है, और अब देख सकते हो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सिर्फ 2000 है, मतलब कि 1000 एक्स्ट्रा हमारा खर्चा हो गया। तो ये क्या है, एक तरह का इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में यहाँ पे आ जाएगा टू बैड डेट्स, और क्योंकि 2000 एडजस्ट हो चुका है तो यहाँ पे आएगा अमाउंट 1000। उसके बाद फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्ट, ठीक है। अब जो ये बैड डेट्स के बाद मार्केट वैल्यू, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये सब जो है ये सारा क्या है, एडजस्ट होने वाला चीज है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यूएशन में तो नहीं आएगा। और यहाँ पे स्टॉक और लाइक स्टॉक मैसनरी ये सब तो कुछ है नहीं जो कि इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो वो सब भी कुछ नहीं आएगा। तो दोनों साइड टोटल हमारा 1000 ही रह जाएगा। एंड फाइनली क्या होगा कि यहाँ पे लॉस आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड सोनू और मोनू। तो टोटल है आपका 1000 और इनका PSR दिया हुआ है 3:1, मतलब कि सोनू का 750 लॉस और मोनू का 250 लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। चलिए अब हम लोग जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल हम लोग इधर बना लेते हैं। सो टोटल हमारे 3 पार्टनर हैं, मतलब वैसे तो 2 पार्टनर हैं, एक और पार्टनर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स सोनू, मोनू और कौन है, नया पार्टनर जो आ रहा है उसका नाम है गोपाल, ठीक है। सोनू, मोनू और इधर हो जाएगा आपका गोपाल, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो इनका कैपिटल है वो लिख देते हैं। सो बाय बैलेंस BD कितना कितना दिया है, 54,000, देन इट्स 35,000 एंड गोपाल का तो ऑब्वियसली कैलकुलेट करना है हमें। उसके बाद फिर अब हो जाएगा नेक्स्ट आपका 2 रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया, तो ये 750 और 250, क्योंकि लॉस है तो इधर आ जाएगा डेबिट साइड 750 और 250, इधर कुछ नहीं। उसके बाद अब नेक्स्ट है आपका ये हो गया। उसके बाद है मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 4500 भी, मतलब कि बैलेंस शीट में आप बुक वैल्यू दे सकते हो इन्वेस्टमेंट का 7000, हाउएवर द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 4500, मतलब कि 4.5, 5.5, 6.5, 7, 2500 रुपीज कम है। तो ये 2500 रुपीज हम लोग एडजस्ट कर देंगे फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो 4100 माइनस 2500, तो ये हो जाएगा 1600, और 1600 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 3:1, यानी कि 4, 1200 और 400, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1200 और 400। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी ऑन द अकाउंट्स ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अमाउंटेड टू 2000। अब यहाँ पे एक्चुअल में रिजर्व कितना है, 6000 का है, जिसमें से कि 2000 का लायबिलिटी अराइज हो जा रहा है, तो अब बच कितना गया, 4000। तो बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ये भी 4000 को 3:1, मतलब 3000 और 1000, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि हाँ, गोपाल brings 16,000 as goodwill and proportionate capital,
तो पहले तो यहाँ पे बाय कैश कर देते हैं, दैट इज फॉर गुडविल। ये हो गया 16,000। और अब कैपिटल हम लोग निकालेंगे, तो उसके पहले हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लॉस भी है, तो टू पीएल अकाउंट, तो 40,000 है, तो अगेन यहाँ पे 30,000 और 10,000 ये हो जाएगा। और उसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है बटने का। तो अभी गुडविल का जो 16,000 लाया है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स कि जो उनका टीएसआर है उसमें ही ये डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 एस एंड एम कैपिटल, और यहाँ पे आ जाएगा 16,000 और बाय जी कैपिटल। यहाँ पे एस में आ जाएगा 12,000 और इधर आ जाएगा 4,000। तो गुडविल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली हम लोग इसको कर देते हैं टोटल, तो हमारा बैलेंस सीडी निकल जाएगा। तो उसका टोटल हो जाएगा 35 और 36 और 40,400 इधर हो गया, और इधर हो जाएगा 54, 57, 58, 59, 60, 70,200 70,200। तो इधर भी ऑब्वियसली सेम रह जाएगा, 70,200 और 40,400। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग टू बैलेंस सीडी दैट इज क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 40,400 में चला जाएगा 10,250, 40,400 में 10,250, तो 30,150। सो यहाँ हो जाएगा 30,150, और उसके बाद इधर है आपका एस में 70,200 माइनस 30,750, तो ये हो जाएगा 0.5 और 0.5 इधर हो गया 1,439,450। सो ये हो जाएगा 39,450। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे दोनों पार्टनर का लाइक ओल्ड पार्टनर का कैपिटल हो रहा है 39,450 और 30,150। ये इनका हो रहा है फॉर कितना शेयर दिया हुआ है, फॉर 3/4 ऑफ द शेयर, क्योंकि 1/4 तो नए वाले का है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो ए प्लस सॉरी एस मतलब सोनू प्लस मोनू का कैपिटल हो जा रहा है 39,450 प्लस 30,150, तो 69,600। तो ये 69,600 ये क्या है, ये है 3/4 ऑफ द शेयर के बराबर में। सो 3/4 शेयर ऑफ फर्म का वैल्यू है 69,600। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दैट इज 1 हो जाएगा 69,600 इंटू 4/3, तो ये 3 कट जाएगा आपका 23200 इंटू 4 मीन्स ये हो जाएगा इज इक्वल टू 008 12 का 2 आ गया 92,800। तो 92,800 जो है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हुआ। तो अब यहाँ पे हमारा जो है नया पार्टनर जो आ रहा है गोपाल, तो गोपाल का शेयर हो जाएगा 92,800 का 1/4, so that will be 23,200। सो 23,200 रुपया गोपाल का हो जाएगा 23,200। सो 23,200 इज द कैपिटल दैट गोपाल हैज टू ब्रिंग। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग बाय कैश गुडविल 16,000 लिखे हैं, उसी तरह से बाय कैश क्योंकि गोपाल का कैपिटल है, सो दिस विल बी 23,200। ठीक है, तो अब जो है हम लोग
गोपाल का भी टोटल कर देते हैं। सो अगेन 23,200 प्लस 16,000, इसको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33 और 6, 39,200, 39,200 और 39,200 में अगेन घट जाएगा हमारा 16,000, तो फिर से ये बैलेंस शीट में आ जाएगा 23,200 ही आ जाएगा, 23,200। ठीक है, सो ये वाला जो बैलेंस है बैलेंस शीट, तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, दैट इज इन द केस ऑफ एडमिशन। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये तो थोड़ा वर्किंग नोट्स था यहाँ पे, मतलब वर्किंग नोट्स का कैलकुलेशन था रफ, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। एंड नाउ लेट्स मेक ए बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कुछ ऐसा होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी और इधर आपका एसेट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैलेंस शीट में सबसे पहले आ जाएगा कैपिटल, सोनू, मोनू और गोपाल, तीनों का आ जाएगा, और तीनों का हो जाएगा 39,450, 39,450, 30,150 एंड 23,200। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका वर्क्स एंड कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों तो ऑलरेडी हमने बांट दिया है पार्टनर्स कैपिटल में। तो अभी क्या बच गया, सिर्फ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 17,000, ये तो रहेगा ही बैलेंस शीट में। एंड एसेट साइड में स्टॉक तो एज इट इज रहेगा, वर्थ 15,000, और डेटर्स, सो अब डेटर में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रोविजन था वो तो ऑलरेडी खर्च हो गया, और प्लस 1,000 का एक्स्ट्रा बैड डेट हो रहा है, मतलब कि डेटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 47,000, 47,000। उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट आपका 7,000 दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि उसका वैल्यू घट गया है तो अब रिवैल्यूड बैलेंस में लिखेंगे। सो करेंटली इट इज एट 4,500। और उसके बाद फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर कैश और पीएल तो हम लोग राइट ऑफ कर दिए हैं, और कैश हमारा 6,100 पहले से दिया हुआ है। तो कैश का अगेन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमारा कैश है, एक मिनट, 6,100 हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जिसमें से कि फ्रेश कैश आ रहा है 23,200 और 16,000। तो 23,200 और 16,000, सॉरी 16,000, तो टोटल हो जाएगा 003,6,6,12, 15 का 5 आ गया 1, 2, 1, 3, 1, 4, 45,300। और कहीं पे कुछ कैश जा तो रहा नहीं है हमारा, ठीक है, तो न्यू कैश बैलेंस हो जाएगा हमारा 45,300। ठीक है, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी और एसेट, अब हम लोग दोनों साइड का टोटल देख लेते हैं। अगर ये मैच कर जाता है तो हमारा सॉल्यूशन सही है। ठीक है, सो 45,300 प्लस 4,500 प्लस 47,000 प्लस 50, तो 47, 57, 62, 62 में 4, 66, 66 और 66 में 45, 76, 86, 96, 106, 111, 800, मतलब 111,800 इज द टोटल ऑफ द एसेट साइड। whereas लायबिलिटी साइड पे अगर जोड़ें तो 450 और 150, 600 और 200, 800 इधर भी हो गया, और 39, 30 मतलब 69, 69 के बाद 79, 89, 92, 92 प्लस 7, 99 प्लस 10, तो इधर हमारा हो रहा है 109,800, मतलब कि 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वन, the liability on the account of workmen compensation reserve amount to ₹2,000। तो ये जो 2,000 हुआ ना, ये हमने अभी पे नहीं किया है, अगर पे करते हम लोग तो कैश से घटा देते हैं, तो क्योंकि अब ये पेबल है, पे नहीं किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये भी लिखाएगा, तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे
वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम पेबल। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 2000। तो अगेन अब ये 2000 हो गया, तो अब हमारा टोटल इधर भी हो जाएगा 111800। तो अब हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, दोनों साइड मैच कर रहा है। ठीक है, सो ये रहा हमारा फुल फ्लैश सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन रिवैल्यूएशन से फिर बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट बोला जा रहा है उसके लिए जो भी आपको रिलेटेड वर्किंग नोट्स या कैलकुलेशन है, आप लोग यहाँ पे समझिए कैसे हो रहा है। एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी एसेट और लायबिलिटीज में चेंज इन वैल्यूएशन या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हुआ है उसको हम लोग अपडेट कर देंगे हमारे बैलेंस शीट में, सो दैट हमारा फ्रेश न्यू बैलेंस शीट बन जाएगा। तो यही तो था हमारा admission of partners. So I believe now we are done with the thorough revision of this chapter, that is admission of partner. And इसके अलावा और कुछ भी मेरे ख्याल से important नहीं है इस चैप्टर में। So still अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, so do let me know in the comment section. I will definitely get back to you on that. So that's all for today. Keep learning and keep practicing. Thank you and thanks for watching.